नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि पिछला वीडियो जब मैंने आपको जब करा, पिछले 2 वीडियो मैं अभी तक डाल चुका हूँ, ये हमारा तीसरा वीडियो है। सबसे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको हिंदी भाषा का परिचय दिया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, जहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाता है। दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक सफ़र बताया था, मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया था कि सफ़र है, यानी कि शुरुआत से लेकर हमको अंत तक जाना है। तो ये हमारा सफ़र था, अर्थात किसी भी परीक्षा में जो सिलेबस होता है आपके जो विषय है उसका, वो मैंने आपको समझाया था कि कहाँ से शुरू कर हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। और उसी क्रम में सबसे पहले जो पढ़ाओ था, सबसे पहला जो टॉपिक था, मैंने आपको कहा था कि मैं उसी पर आपको ये वीडियो बनाऊँगा। वो टॉपिक था आपका वर्णमाला। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो थी आपकी अक्षर, अक्षर या वर्ण। ठीक, अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे शब्द बनाते हैं। ठीक, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। और वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं, तो अनुच्छेद, यानी कि एक पैराग्राफ बनाते हैं। इसको आप अंग्रेजी में एक पैराग्राफ कहते हैं। वाक्य मिलकर अनुच्छेद बनाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण। एक और प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, पूछा कि बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ऑप्शन में आपके होंगे अक्षर, शब्द, वाक्य या ध्वनि। यदि ध्वनि भी आपके ऑप्शन में हो तो आपका जो आंसर वो अक्षर नहीं जाएगा, वो आपका आंसर जाएगा ध्वनि। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे ध्वनि। और ध्वनि अगर आपके वहाँ ऑप्शन में मौजूद ना हो तो आप कहेंगे सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर या वर्ण। ठीक, ये एक छोटी सी बात थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और बड़ा कन्फ्यूजन है कि ध्वनि होती है या अक्षर होता है। तो ध्वनि क्या होती है वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि किसे ध्वनि कहेंगे और किसे आप अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्लियर? ठीक, तो अक्षर या वर्ण। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्णमाला। वर्ण का मतलब अक्षर और माला का मतलब एक जो अभी तक आपका जो अर्थ है कि माला के क्या होता है कि मोतियों को एक व्यवस्थित क्रम में जब स्थापित किया जाता है उसको आप माला कहते हैं। अगर वो फूलों की माला है, यानी कि फूलों को जब एक व्यवस्थित क्रम में जब स्थापित किया जाता है उसे आप माला कह देते हैं, फूलों की माला। लेकिन ये वर्णमाला है, अर्थात कि जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको आप कहते हैं वर्णमाला। ठीक, उससे वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो आप कहेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। छोटी सी परिभाषा है। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं मुख्य, स्वर, व्यंजन। जिसने भी हिंदी पढ़ी है उसको ये बात बड़ी आसानी से पता है कि हिंदी की वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कोई तीसरा भाग नहीं होता है, परंतु इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहली बात पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या है, तो उत्तर क्या जाता है 52, 52। ठीक, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। लेकिन पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो कई जगह आपने देखा होगा कि उत्तर जाता है 11। ये स्वरों की संख्या 11 है। बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और उत्तर भी आपका गया है 11। दूसरी बात, व्यंजन पूछे जाते हैं कि व्यंजनों की संख्या क्या है, तो उत्तर जाता है 33। ठीक, यानी कि स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं। अब यही परीक्षाओं में आता है और यही सही उत्तर माना जाता है। अब चूँकि कुल वर्ण 52 हैं और उसके भाग केवल 2 हैं, स्वर और व्यंजन, और स्वर तो 11 और व्यंजन 33, तो 11 और 33 को प्लस करके कुल तो 44 हुआ। फिर ये कुल वर्ण 52 कहाँ से आ गए, एक सवाल बनता है। और ये सवाल बहुतों के मन में आता भी है कि होते तो केवल 2 भाग हैं, स्वर व्यंजन, 11 और 3 मिला के 44, कह रहे हैं कुल वर्ण तो 52 है, तो बीच के 8 कहाँ गए, 8 किस में आएंगे, न तो वो स्वर है न व्यंजन में आ रहे हैं, तो फिर जोड़े कहाँ जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि वो 8 कहाँ से आए, जिससे कि कुल मिलाकर हम 52 कर दें। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि 52 होते कैसे हैं। स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर आप सभी को पता है हिंदी में कौन कौन से होते हैं, नहीं सारे मत पढ़ दीजिएगा। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ऋ, ए ऐ ओ औ। अंगहा नहीं, अंगहा स्वरों में नहीं आता है। स्वरों की ये जो 11 संख्या है उसमें अंगहा को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ, ये 11 संख्या होती है स्वरों की। अंगहा को स्वरों के अंतर्गत
नहीं जोड़ा जाता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, पर वो यहाँ पर आपका सटीक नहीं बैठेगा। क्यों नहीं जोड़ते हैं स्वरों में, वो भी बात करेंगे। व्यंजन कितने होते हैं, तो आपने कहा 33 होते हैं, 44 हो गए। 8 जो कम हो रहे थे उस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कहाँ तक होते हैं व्यंजन, कवर्ग अर्थात काखा गाखा इंगिया, ठीक, चवर्ग चाचा जाचा इंगिया, टवर्ग टाठा डाढ़ा। अभी जब व्यंजन पढ़ाऊंगा तो पूरी वर्णमाला में लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन इतनी बेसिक जानकारी आप सभी को है। तवर्ग ताथा दाधा ना, पवर्ग पाफा बाभा माँ। तो ये कितने हो गए, 5, प्रत्येक में 5-5 वर्ण हैं, कुल मिलाकर कितने हो गए 25, ठीक। तो 25 तो यहाँ तक हो गए। उसके अलावा यारा लावा शा 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 और हा, और ये 8 कितने हो गए, ये 8 हो गए, ठीक। तो 25 और 8 33। ऊंचा व्यंजन कितने हैं, 33। कौन कौन से, का से लेकर के हा तक, यहाँ तक हम लोग व्यंजन को जोड़ते हैं। इसके आगे को हम क्या, इसके आगे वाले को क्या बोलते हैं। अब आगे आते कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा है क्षा त्र ज्ञा, यही तो पढ़ते हैं आप कि शा शा शाहा और प्रेक्षक तरज्ञा। और इसके अलावा एक और पढ़ते हैं श्रा, श्री वाला, ठीक। तो अब ये 4 जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। यानी कि स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए 33 और संयुक्त व्यंजन हो गए आपके 4। अब ये संख्या कितनी पहुंच गई, 48। इसके बाद 2, उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। कितनी संख्या होती है अयोगवाह की, 2। किन्हें कहते हैं अयोगवाह, जो हम लोगों ने स्वरों में नहीं जोड़े थे, अंग और आहा। स्वरों में तो काउंट नहीं किया था उसको, पर यहाँ पर वो काउंट होंगे। अयोगवाह अंग और आहा, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। कितनी संख्या होती है, 2। उसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त को हम द्विगुण भी कहते हैं और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। विकसित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, संख्या उनकी कितनी होती है, 2। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपने ये देखा होगा, ये तो डा है, लेकिन डा के नीचे जब बिन्नी रख दी तो ये क्या हो गया, अड़ा। उसके अलावा ये तो ढा है, ढा के नीचे जब बिंदी होगी तो क्या हो गया, अड़ा, ठीक। तो इन दोनों को बोलते हैं विकसित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक। दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से होता है। और इनका उच्चारण कैसे होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई करोगे तो आप समझ पाओगे क्या होगा। इसके लिए आपको हमारे वीडियोज़ के द्वारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक, पढ़ना पड़ेगा। तो येढ़ा और येढ़ा ये दोनों क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या विकसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। आप जरा संख्या जोड़िए, 33 और 11 44, 44 और 4 48 यानी 48, 48 और 2 50, 50 और 2 52। तो कुल वर्ण आपको मैंने कितने बताए थे, 52। संख्या पूरी हो गई। जब भी पूछा जाए संख्या में तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्वर 11 ही होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं और द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन ये भी 2 होते हैं। और ये संख्या कई बार पूछी जाती है कि बताइए कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप यहाँ पर उसको आराम से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों की। स्वर व्यंजन 2 थे, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्वरों को, और व्यंजनों को हम लोग लेंगे अगले वीडियो में, ठीक। ठीक है, वर्णमाला 11 स्वर 33 व्यंजन। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे, स्वर पर। तो देखते हैं 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। आ इ ई उ
री, ए आई ओ औ। अंग आ को नहीं जोड़ना है, वो अयोग वहाँ में काउंट होते हैं। जरा गिनती कीजिए, पूरे 11 हैं कि नहीं? 2 4 6 7 और 4 11, ठीक। यही 11 स्वर होते हैं, इनके अलावा कोई भी स्वर इसके अंदर नहीं आता है। अब बात आती है, पहली बात पूछी जाती है, जो प्रश्न आता है स्वरों से, उनका जो विभाजन है वो है उच्चारण के आधार पर। अर्थात किसी भी स्वर को जब आप उच्चारित करेंगे तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, वो है। तो पहला है ह्रस्व या लघु स्वर। आप अपने समझने के लिए कह सकते हैं छोटे स्वर, जो आप कहते हैं ना कि छोटे ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, वो सब छोटे स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। संख्या पूछी जाए कितनी होती है, तो 4। कौन कौन से? छोटा अ, ई, छोटे स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। संख्या पूछी जाए तो 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ और री। केवल यही 4 आते हैं लघु स्वरों में या ह्रस्व स्वर में। इसके अलावा कोई और इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। सिर्फ आप अपनी समझ के लिए ये मत कहने लगना कि सर इनको भी तो हम छोटा बोलते हैं, छोटा ए, छोटा ओ, तो ये भी छोटे में आएगा, परंतु ये नहीं आएगा छोटे में, ये आएगा दीर्घ स्वरों में। क्यों नहीं आएगा, अभी बात करता हूँ। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा फोकस इस बात पर रहता है कि क्यों। अगर आपको मैंने ये कह दिया कि यही केवल 4 होंगे, ए और ओ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, तो क्यों नहीं आएंगे ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। नहीं तो आप केवल रट्टा मार कर रह जाएंगे कि ये 4 इसमें और 7 उसमें। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि क्यों, तो आप कभी भी इसको समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्यों नहीं आएगा। बात करते हैं दीर्घ स्वरों की, ठीक। दीर्घ स्वर या आप कह सकते हैं बड़े स्वर, इनकी संख्या होती है बच्चा 7। कौन कौन से बचे हैं? कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ठीक। ए आई ओ और औ, ये 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। 7 दीर्घ स्वर और 4 लघु स्वर। अब बात की जाए आपसे कि इनको में मैंने कहा था कि ए और ओ होते, तो ये भी छोटे हैं, हम लोग को छोटा करके पढ़ते हैं कि छोटा ए और छोटा ओ है। लेकिन जब मैंने कहा कि इनको लघु स्वर में नहीं रखेंगे, इनको दीर्घ स्वर में रखेंगे, तो एक मन में आता है कि क्यों, क्योंकि हमने अक्सर इनको ऐसे पढ़ा है कि छोटा ए और छोटा ओ। अगर छोटा ए और छोटा ओ है तो उसको लघु स्वर में होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? देखिए, क्या छोटा आ किसी और स्वर से मिलकर बना है? नहीं। छोटी ई किसी से मिलकर बना है? बिल्कुल भी नहीं। छोटा ऊ, सवाल ही नहीं। और री भी किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बना है, मूल स्वर हैं। पूछा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, तो भी आपका जवाब होगा 4, ठीक। ये स्वर कहाँ से आए, तो इन्हीं स्वरों से इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे ये कहाँ से आया, जब आप इस स्वर को थोड़ी देर तक बोलेंगे या थोड़ा लंबा उच्चारित करेंगे, जैसे अगर आपने झटके से बोला कि आ, तो ये लघु स्वर हो गया। लेकिन इसी ध्वनि को अगर आपने थोड़ा सा देर तक बोला, थोड़ा सा लंबा खींच कर बोला, तो ये हो जाएगा आ, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। सेम वही इसके साथ भी है कि ई, ये किसी और से मिलकर नहीं बनी है, परंतु इसी को अगर आप देर तक बोलेंगे तो हो जाएगा बड़ी ई, यानी कि ई। तो ये हुआ किस आधार पे, उच्चारण के आधार पे। ये जो वेद में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किस आधार पर है, उच्चारण के आधार पर, ठीक। तो उच्चारण के आधार पर जो दीर्घ स्वर हैं उसमें ये सारे स्वर आएंगे। ऊ, जब इस स्वर को आप लंबा खींच कर बोलेंगे तो ऊ आ जाएगा। फिर बात तो इनकी हो रही थी कि ए और ओ को हम इन लघु स्वरों के अंतर्गत क्यों रखेंगे। देखिए, ये जो ए है ना, ए, ये 2 स्वरों से मिलकर बना है। वो 2 स्वर कौन कौन से हैं, आ प्लस छोटी ए। आ और ई से मिलकर क्या बना, ए। मान लीजिए मेरा आपका झगड़ा हो जाए, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन यदि मान लीजिए हमारा आपका झगड़ा हो जाता है और मैं अकेला हूँ और आप 2 लोग हैं। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अकेला हूँ और आप 2 लोग हैं, तो बड़ा कौन होगा, मैं या आप। भले ही आप छोटे हों, पर यदि आप 2 हैं तो निश्चित रूप से आपकी ताकत मुझसे ज़्यादा है और आप ताकत में हमसे बड़े हो जाएंगे, ठीक। तो
अगर मैं अकेला हूँ और आप दो हैं तो आप बड़े हो गए। उसी प्रकार से ये सब तो अकेले हैं, ये तो किसी और से मिलकर नहीं बने हैं, परंतु ये जो ए है वो तो आ और ई से मिलकर बना है। इसलिए इस ए को हम लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या छोटे स्वरों में नहीं रखते हैं, इसको हम रखेंगे दीर्घ स्वर में। उसी प्रकार से जो बड़ा है वो किससे मिलकर बना है? दो छोटे आ को मिलाकर क्या बनता है? बड़ा आ। ठीक, इसलिए हम लोग इन स्वरों को रखते हैं दीर्घ स्वर में। इतनी बात समझ में आ गई। और जो आपका ओ है, यहीं पर बता देता हूँ कि जो ओ है वो किससे मिलकर बना है? आ प्लस ऊ से। और ऊ से मिलकर क्या बना? ओ। तो ओ भी दीर्घ स्वर में आएगा, ना कि लघु या ह्रस्व स्वरों में। क्लियर? तो ए और ओ को हम क्यों नहीं रखेंगे उसमें? क्लियर हो गया आपको कि ए दो स्वरों से मिलकर बना है, आ और ई से, और ओ आ और ऊ से मिलकर बना है, इसलिए ये भी आएंगे दीर्घ स्वर में। उच्चारण के आधार पर स्वरों का एक और भेद होता है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कैसे कहते हैं? देखिए, प्लुत स्वर की जो मात्रा होती है वो इस प्रकार से लगती है। आपने अक्सर इस मात्रा को कई बार देखा होगा कि ये मात्रा लगी होती है। जैसे कि कहाँ पर देखिए ये मात्रा आपने लगी हुई? अक्सर जो देखा होगा वो इस शब्द में आपने इस मात्रा को लगा हुआ देखा होगा। ठीक, ऐसे लिखा जाता है ओम को, यूँ लिखते हैं हम लोग ओम। लेकिन कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? ओडम पढ़ते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग उसको क्या पढ़ते हैं? ओडम। अगर आपको उसको ओडम लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पर डंडी आएगी, फिर आप ऐसे लिखेंगे, तब वो कहलाएगा आपका ओडम। परंतु ये ओडम नहीं लिखा है, ये लिखा है ओम। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये ओम सही लिखा है या ये ओम सही लिखा है, कौन सा सही लिखा है? ओम या ओम? बताइए दोनों में से कौन सा सही है? वैसे तो दोनों सही हैं। हाँ, ये मत समझिएगा कि केवल यही सही, ये गलत है। ये भी ओम आपने पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा होगा? ओम एक मात्रक होता है, तो ओम आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। ठीक, लेकिन ये जो ओम है ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसका जब उच्चारण करते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? ओम। यानी कि ओ को जब लंबा खींच कर हमने बोला, छोटे, देखिए फिर से बताता हूँ आपको, ये आ है, छोटा आ है, कैसे बोलेंगे? आ। ये क्या है? बड़ा आ है, कैसे बोलेंगे? आ। लेकिन जब आ के आगे हमने ये मात्रा लगा दी, एक दो कितनी भी, जितना लंबा खींचकर आप बोलेंगे उतनी ये मात्रा बढ़ती जाएंगी। माने एक मात्रा लगा दी तो आप कैसे बोलेंगे? आ आ खींच के। ठीक, तो इसे आप कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, तो ओम ये भी सही है और ये भी सही है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप कहेंगे ओम ओम, जब इसका उच्चारण करेंगे तो ओम, यानी ओ को खींचकर बोलेंगे, तो ये कहलाता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, एक सामान्य सी भाषा में आपको बता देता हूँ, इन तीनों में आप अंतर कैसे कर पाएँ कि किसको आप लघु स्वर, किसको ह्रस्व स्वर और किसको दीर्घ स्वर कहेंगे। तो पलक को एक बार झपकने में जितना समय लगता है बेटा, उतने समय में जिस स्वर का उच्चारण हो जाए उसे हम कहेंगे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर। जैसे अ, पलक एक बार झपकी, इतने में आपका स्वर का उच्चारण हो गया अ। लेकिन पलक को दो बार झपकने में जितना समय लगे उतने समय में जिस स्वर का उच्चारण हो वो कहलाएगा बड़ा आ। जैसे पलक दो बार झपकी आ, यानी कि लगभग एक ऐसा समय मान लिया जाता है। और पलक को 3 बार झपकने में जितना समय लगे, अब ये नहीं कि आप झपका लें जल्दी जल्दी, वो नहीं, एक नॉर्मल समय जो लगता है पलक को झपकने में, उतने समय में जिस स्वर का उच्चारण हो, यानी कि पलक को 3 बार झपकने या उससे ज़्यादा में, तो उससे आप वहाँ होगा आपका प्लुत स्वर। क्लियर? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ये हो गया आपको उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। अगली बात हम लोग करते हैं कि जीभ के किस भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है। ये भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जीभ के अगले भाग से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है, या जीभ के मध्य भाग से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है, या जीभ के पिछले भाग से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है। तो वो हम लोग अभी आपको बता, ये सारे आपके स्वर हैं पूरे 11। इनमें मैंने कहा कि जीभ की किस भाग से, मान लीजिए कि ये आपकी जीभ है,
ये आपकी जीभ है। अब इतनी लंबी जीभ किसी की नहीं होती है, पर मान लीजिए ये आपकी जीभ है। तो जीभ को अगर हम 3 भागों में बांट दें, ठीक, यहाँ पर आपकी जो जीभ है वो आपका जो गला है उससे जुड़ी हुई है, और ये जीभ का वो आगे का भाग है जिसको आप मूव करते रहते हैं, आगे पीछे आप चला सकते हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए जीभ होगी आपकी, ये हुआ जीभ का अग्रभाग, ये कहलाएगा जीभ का मध्य भाग, और ये कहलाएगा जीभ का पश्च भाग। तो जीभ के 3 भाग आपने किए। यदि आपसे पूछा जाए कि जीभ के अगले भाग से या जीभ के आगे के भाग से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो आप देखते हैं, देखिए ई, ए और ऐ, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, ए और आई, इन चारों स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से किया जाता है, जीभ के आगे के भाग से। यानी कि जब भी आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपके जीभ का जो अगला भाग है वो इस्तेमाल होगा, ठीक। मध्य भाग से केवल एक स्वर छोटा आ, वो मध्य भाग से, और पश्च भाग से जो भी स्वर आपके बचे वो जीभ के पश्च भाग से। कौन कौन से बचे? बड़ा आ, उ, ए, आई, रे, ठीक। ये आपके हो गए। जीभ के अग्रभाग से कौन से स्वर बोले जाएं? प्रश्न आता है कई बार बेटा, बताइए जीभ के अग्रभाग से कौन से स्वर उच्चारित किए जाते हैं? तो आप कहेंगे ई और ए आई। पूछा जाए जीभ के मध्य भाग से तो आप कहेंगे आ, और अगर पूछा जाए जीभ के पश्च भाग से तो ये सारे स्वर हैं जो जीभ के पश्च भाग से उच्चारित किए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर। अभी तक जो मैंने स्वरों को आपको जो वर्गीकरण पढ़ाया वो किस आधार पर? पहला पढ़ाया उच्चारण के आधार पर। कितने भेद बताए थे? 3, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और प्लुत स्वर। दूसरा पढ़ाया जीभ के आधार पर, अर्थात कि जीभ के अग्रभाग से किन स्वरों का उच्चारण होता है, जीभ के मध्य भाग से और जीभ के पश्च भाग से। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपकी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें से किस स्वर तंत्री से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है। स्वर तंत्री के आधार पर, ठीक। ये 2 आप पढ़ चुके हैं। तीसरे की हम बात करने वाले हैं कि स्वर तंत्र के आधार पर स्वर की जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण आप कैसे करेंगे। तो ये 11 स्वर हैं हमारे पास, वर्गीकरण करते हैं। पहली बात तो ये पता हो कि स्वर तंत्रियाँ होती कौन कौन सी हैं। तो 5 स्वर तंत्रियाँ मुख्य होती हैं। एक बेसिक बात समझिए, जब भी आप किसी से बात करें, अर्थात कि जब भी आप किसी से बोलें, अपना कुछ भी आप जब बोल रहे हैं तो आपकी वायु बाहर से अंदर की तरफ जाती है या अंदर से बाहर की तरफ जाती है। अगर इतनी सी बात आपसे पूछा जाए तो कॉमन सी बात है कि सभी जानते हैं कि वायु हमारी अंदर से बाहर की तरफ जाती है जब भी हम किसी से कुछ बोलते हैं, न कि बाहर से अंदर की तरफ आती है। यदि अंदर से बाहर की तरफ जाती है तो जब वायु यहाँ से चली तो सबसे पहले जो स्वर तंत्री है वो कौन सी मिलेगी? कंठ, यानी कि गला। तो सबसे पहली स्वर तंत्री कौन सी? कंठ, ठीक। गले के बाद कौन सी मिलती है? तो तालु। तालु के बाद कौन सी मिलती है? तो मूर्धा। मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद आपकी आती है ओष्ठ, ठीक। तो ये मुख्य 5 स्वर तंत्रियाँ होती हैं जहाँ पर जिनका आपको काम पड़ने वाला है स्वरों के अध्ययन में और व्यंजनों के अध्ययन में। 5 का पूछा जाएगा और कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा स्वर कंठ से बोला जाता है, या पूछा जाएगा बताइए कि तालु से कौन सा स्वर बोला जाता है, या पूछा जाएगा बताइए ओष्ठ की सहायता से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आए और आगे भी आते रहेंगे। तो देखिए ये 11 स्वर आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी कैसे याद होंगे। कई सारा अगर कुछ मिक्सअप हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे, सब कुछ एकदम कांच की तरह साफ़ हो जाएगा। अगर ये भी आपको याद करने हो ना कि कंठ से कौन सा स्वर, दंत से कौन सा स्वर, या आपका तालु से कौन सा स्वर, तो अभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये पता हो, जरा मैं देखूँ कि आपको ये स्वर तंत्रियाँ पता है कि नहीं, ये स्वर तंत्रियाँ कौन सी स्वर तंत्री कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कंठ आप सबको पता है, गले को आप कंठ कहते हैं, इस जगह को आप कहते हैं कंठ। तालु जब कंठ से जब आगे की तरफ आएंगे तो आपके अंदर, मुंह के अंदर एक उठा हुआ भाग आपको दिखेगा,
ऊपर की तरफ आप जरा जो अपनी जीभ है उसको लेके जाइए ऊपर की तरफ, है ना, एक छत जैसी, तो उसे आप कहते हैं तालू। और फिर भी न याद हो तो ये निश्चित है कि सभी ने आलू खाए हैं, उबला हुआ आलू, तो जहाँ पर आपके गर्म आलू चिपक जाता है उसे तालू कहते हैं, ठीक। तो जहाँ आलू चिपके उसे तालू कहते हैं। आलू कहाँ चिपकता है, वहीं ऊपर जाकर चिपकता है, अक्सर देखा होगा। तालू, तालू से जब आगे की ओर आएंगे तो आपको पड़ेगा मूर्धा। अब मूर्धा किसे कहते हैं, ऊपर के दांत हैं आपके, देखिए जीभ को घुमाकर, ऊपर के दांत से थोड़ा सा ऊपर आपको 2 ठोस पार्ट दिख रहे होंगे आगे की साइड। जब आप जीभ को घुमाएंगे, अपने मूव करेंगे, तो दांत के ऊपर के दांतों के थोड़ा सा ऊपर से 2 ठोस पार्ट दिख रहे हैं, 2 अंडे जैसे, उनको टच कीजिए अपनी जीभ से, यस, दैट इज़ मूर्धा। वही मूर्धा है आपका। मूर्धा के बाद आगे आएंगे तो दांत आपके आएंगे, फिर ओष्ठ। तो सबके पास जो भी मानव है, जो भी लोग हिंदी पढ़ रहा है कम से कम, उन सबके पास स्वतंत्रों का क्रम यही है। कोई भी ऐसा नहीं कि उसका जो कंठ है वो बाहर हो और होंठ अंदर हो, नहीं ना, सबका क्रम यही है कि सबसे पहले कंठ आएगा, फिर तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगी, फिर दंत आएगा, फिर ओष्ठ आएगा। तो उसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो आपको याद ही है। जब भी आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो अपने ये थोड़ा अपने साथ लेकर जाएंगे, और ये साथ लेकर जाएंगे तो आपको आराम से इसका क्रम याद हो जाएगा कि पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। कोई ऐसा नहीं है कोई जैसे दांत बाहर हो होंठ अंदर हो, अपवाद हो सकता है पर सामान्य बात ये नहीं है, ठीक। ये स्वर तंत्रियाँ हो गई। अब हम इन स्वर जो हैं इनको सेट करेंगे। देखिए एक ही जाति के स्वर हैं, एक ही जाति के स्वर हैं ना। अब ये कौन सी बात आ गई भैया कि पढ़ाई में और जाति। देखिए जाति का मतलब समान लोग, जब भी ये और आ ये तो एक ही जाति के हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सजातीय स्वर। ये भी कई बार आता है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। तो ये क्या हो गए, सजातीय स्वर। लेकिन यदि एक आ हो और एक ई हो तो अब ये अलग जाति का, ये अलग जाति का। ये जाति वो नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली, ये समान है, लेकिन ये तो असमान है आपस में। तो इन्हें हम कहेंगे, ये स्वर कैसे हैं, तो आप कहेंगे ये विजातीय स्वर हैं, ठीक। ये कैसे हैं, ये भी सजातीय स्वर, ये भी सजातीय स्वर, ये दोनों सजातीय, ये दोनों भी सजातीय, ठीक। लेकिन जब इन स्वरों को आगे पीछे कर देंगे, जैसे कि ये कर दिया या आ के साथ हमने ए रख दिया, तो ये क्या कहलाएंगे आपके विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर का अंतर समझ गए आप, किसे कहेंगे, ठीक। अगली बात आपकी आती है, यही जो मैं बात कर रहा था, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ वाली। तो देखिए सबसे पहले कौन से, ये दोनों हैं, इनको इसके आगे लिख दीजिए। जो यहाँ सबसे पहले आ रहा है उसी के आगे यहाँ सबसे पहले वाले स्वर लिख दीजिए। यहाँ इसके बाद क्या आता है, तालु। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ई और ई। तो तालु के आगे आप ई और ई लिख दीजिए। इसके बाद आते हैं उ और ऊ। और उ और ऊ, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उ और ऊ को बिना होंठ गोल करे बोल लें। आपने होठों को आप चिपका लीजिए। अब आप उ और ऊ को बोल कर देखिए, असंभव है, आप उ और ऊ को बोल ही नहीं सकते। यानी कि जब भी आप उ और ऊ को बोलेंगे तो आपके होंठ जो हैं वो वृत्ताकार आकार में आपके बदल जाएंगे, उ ऊ, यानी कि होठों के में परिवर्तन हो रहा है। तो उ और ऊ कहाँ से बोले जा रहे हैं, होंठ से, ठीक, ओष्ठ से। री आपका बोला जाता है, देखिए री को आप यहाँ लिख दीजिए जो बच रहा था। मूर्धा, दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, ठीक, दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो सारे हो गए, सारे कहाँ हो गए, अभी नहीं हुए हैं, अभी तो ये चारों बाकी हैं, ये चारों अभी बाकी हैं। तो देखिए इन चारों को याद करने में भी बड़ा आसान है। मैंने आपको बताया था एक इससे मिलकर बना है, याद है पीछे, आ प्लस ई से, एक इससे मिलकर बना है आ और ई से। आ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से, और ई तालु से। तो ए और आई कहाँ से बोले जाएंगे बेटा, ए और आई को क्या बोलेंगे, कंठ तालु या कंठ तालव्य। कंठ तालु कह लें या कंठ तालव्य कह लें, एक ही बात है। ए और आई कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ तालु से। ओ और ओ कहाँ से बोले जाएंगे, तो देखिए फिर से ओ को जब बोला तो होंठ गोल हुए, होंठ वृत्ताकार हुए। ऐसा तो नहीं कि होंठों को चिपका कर आप ओ बोल लें, सवाल ही नहीं है। ओ और ओ, तो कंठ का भी इस्तेमाल हो रहा है, किससे मिलकर बना है, ओ, आ और
ऊ से पीछे बताया था। आ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। ऊ का ओष्ठ से। तो ओ और ओ कहाँ से? कंठोष्ठ से। कंठ धन ओष्ठ। ओ प्लस औ बराबर कंठोष्ठ। ठीक, ये स्वरों का जो विभाजन था वो मैंने आपको बताया। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। ठीक, संख्या बताई थी जो जो ह्रस्व स्वर हैं 4, दीर्घ स्वर 7 और पुल्लिंग स्वर 1। जीभ के आधार पर आगे के भाग से ई ऐ, मध्य भाग से आ और पिछले के भाग से जो स्वर बचे वो। स्वर तंत्र के आधार पर यह बताया कहाँ से, कंठ से कौन कौन से स्वर, तालु से कौन कौन से स्वर, मूर्धा से कौन कौन से स्वर, दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता है, और ओष्ठ से कौन कौन से स्वर। और ये जो 4 बचे ए ऐ ओ औ, तो जिससे मिलकर बने हैं उसी से ये बोले जाते हैं। ए कहाँ से? कंठ तालु से। और ओ कहाँ से? कंठोष्ठ से। क्लियर? इतनी सी बात नॉर्मल, कुछ नहीं याद करना है। ये आपको याद ही है, नहीं याद है तो हाथ फेर के देख लेना, पता चल जाएगा। और ये आपको क्रम याद है। ठीक, ये पूरी बात हो गई आपकी स्वरों का विभाजन, स्वरों का वर्गीकरण, जो अलग अलग जो उसके भेद हैं वो। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, कई जगह आपने देखा होगा कि स्वरों की संख्या में परिवर्तन आता है। किसी परीक्षा में स्वरों की संख्या 11 बताई जाती है, किसी किताब में, किसी पुस्तक में 11, किसी में 10 तो किसी में 13। ये परिवर्तन आप देखेंगे कि किसी कोई पुस्तक वाला स्वरों की संख्या 11 बताता है, कोई पुस्तक वाला स्वरों की संख्या 10 बताता है और कोई 13 बताता है। ये भेद क्यों है? देखिए, जब भी आपसे कहे कि स्वर 11, जो भी पुस्तक 11 स्वर बताएगी वो ये 11 स्वर बताएगी जो मैंने आपको बताए, यहाँ से लेकर के और ये 11 स्वर। क्लियर? जब भी आपको कोई बताएगी 10, इसका मतलब है कि 10 कब होती है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या क्या होती है, आप कहेंगे 10। क्यों? सबकी मात्रा है, इसकी मात्रा ये है डंडा। अभी एक मिनट थोड़ा साफ कर देता हूँ इसका। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। ए ऐ ओ औ, सबकी मात्रा के बारे में आपको पता है। इसकी मात्रा कैसे लगती है? बड़े आ की ऐसे, ठीक, छोटी ई की ऐसे, बड़ी ई की ऐसे। ठीक, ऊ की मात्रा को हम ऐसे लगाते हैं, बड़े ऊ की को ऐसे लगाते हैं। री की मात्रा ये करते हैं, जैसे आपने लिखा कृषक, तो ये कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है। ए की मात्रा 1, आई की मात्रा 2, ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा। लेकिन ज़रा बताएं कि क्या छोटी आ की कोई मात्रा है? नहीं है। तो अर्थात कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। सामान्य पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 और 13। तो जो भी किताब पुस्तक वाले 13 बताते हैं वो या तो अंग और आहा को जोड़ देते हैं, या फिर 2 स्वर जो पहले थे जो संस्कृत में थे अब नहीं हैं। एक तो है आपका बड़ा री जो इस प्रकार से बनता था, एक और स्वर है जिसको यूं करके बनाते थे रा, वो अब ये लोप हो गया इनका हिंदी में, ये नहीं। तो 13 जो भी हैं वो बताते हैं, वो हो सकता है कि जो अयोगवा हैं उनको जोड़ देते हैं, परंतु अयोगवा को आप स्वरों में नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे बताता हूँ। ये भी एक आवश्यक बात है। अंग और आहा, इन्हीं को तो कहा था हमने अयोगवा, और इन्हीं को आप स्वरों में जोड़ रहे थे। देखिए, स्वरों की जो परिभाषा है वो क्या है? स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से किया जाता है। समझ गए आप कि स्वरों की सहायता, स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य की सहायता से किया जाए वो स्वर कहलाते हैं। देखिए, जब आप आ को उच्चारण कर रहे हैं तो आप चाहे जितनी भी देर तक आ को बोलते रहिए, आ, चाहे आप कल तक ऐसे बोलते रहें, लेकिन तो आ लास्ट में जाके ई नहीं हो जाएगा, वो आ ही रहेगा, आप चाहे जितनी देर तक बोलते रहें। अर्थात कि इसका उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता के बिना हो रहा है, स्वतंत्र है, तो इसे हम कहेंगे स्वर। उसी प्रकार से ई ऊ सब में बस वो लघु से दीर्घ हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है कि आ को अगर आप देर तक बोलें तो वो ई हो जाए, आ ही रहेगा वो। इसलिए इन्हें हम कहते हैं स्वर, क्योंकि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। परंतु जरा अंग को आप देर तक बोलें,
अंग, तो ना और गा आ गया, ना और गा तो व्यंजन है। या फिर मान लीजिए किसी के ऊपर आप लगाते हैं गंगा, तो क्या आ गया, ना और गा आ रहा है इसका उच्चारण, इसलिए इनको आप स्वर की में नहीं रखते हैं, इसमें हा आ जाता है, ठीक। और अगर पूछा जाए कि इनके चिन्ह को अलग से क्या बोलते हैं, तो इनके चिन्ह ऐसे लगते हैं, इसे आप कहते हैं अनुस्वार और इसे आप कहते हैं विसर्ग, ठीक, अनुस्वार और विसर्ग। और ऐसी कुछ इसमें बात नहीं है स्वरों में। एक और स्वर पूछा जाता है कि विदेशी स्वर कौन सा है या आगत स्वर कौन सा है, ये भी एक प्रश्न आता है कई बार कि बताइए निम्न में से कौन सा आगत स्वर है या निम्न में से कौन सा विदेशी स्वर है। तो एक स्वर है जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है, उसे आप कहते हैं ओ, ठीक। ये स्वर कैसा है, विदेशी स्वर या आगत स्वर, क्यों, ये ओ से निकला है। ये क्या लिखा है, ऑफिस, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ऑफिस से तो पढ़ेंगे ना, तो आप इसको ऑफिस पढ़ेंगे और ना ही आप इसको ऑफिस पढ़ेंगे, तो ऑफिस पढ़ेंगे ना ऑफिस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप इसको, ऑफिस। तो ये जो ओ है ये कहाँ से आया, अंग्रेजी भाषा से। ओ कहाँ से आया, अंग्रेजी भाषा से। इसी प्रकार से एक और, ये क्या लिखा, हॉस्पिटल, इसको आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सॉरी हिंदी में हॉस्पिटल। यानी कि ये जो स्वर है ये कहाँ से आया, ओ के द्वारा आया, और ओ किस भाषा का अक्षर है, अंग्रेजी भाषा का। तो ये जो स्वर है इसे हम क्या कहेंगे, आगत स्वर या विदेशज स्वर, ठीक है। ये सारी बातें थी आपकी स्वर से संबंधित कि उच्चारण के आधार पर। एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि आज इस लेक्चर में मैंने क्या क्या बातें की। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद बताए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। जीभ के आधार पर, जीभ के अग्रभाग से, जीभ के मध्य भाग से और जीभ के पश्च भाग से। स्वर तंत्री के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ। उसके बाद मैंने बात की कि स्वरों की संख्या 11, 10 और 13 किस प्रकार से अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलती है। आपका कंसेप्ट क्लियर है कि 11 क्यों, 10 क्यों और 13 क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या क्या लिखी है। फिर भी अगर आपसे कहा जाए कि किसी परीक्षा में कि स्वरों की संख्या क्या होती है, जवाब आपका 11 होना चाहिए, और व्यंजन पूछा जाए तो 33। क्लियर, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। उसके अलावा मैंने बात की विदेशी स्वर की या आगत स्वर की, तो ओ, ये सारी बातें मैंने की स्वरों से संबंधित। स्वरों के संबंधित अगर आपको लगे कि इससे आप कोई डाउट है, कोई परेशानी है आपको, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो या कोई चीज़ जो छूट गई हो आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जब बताएं, मैं उसका आपको निश्चित रूप से जवाब दूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजनों को लेकर कि व्यंजनों के सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, किस स्वर तंत्री से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, उन सब पे हम एक लंबी बात करेंगे। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।